नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस की। 73वें गणतंत्र के साथ देश अपनी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र माना जाता है। 7 दशक में कैसा रहा हमारे गणतंत्र का सफर? क्या उपलब्धियां रहीं, क्या चुनौतियां आईं और क्या है आगे की राह? इस दिन के खास माने हैं, इसलिए आज हम गणतंत्र, लोकतंत्र और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश साल्वे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। थैंक यू। हरीश साल्वे जी, देश अपनी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। गणतंत्र दिवस का मौका है, आप इस सफर को कैसे देखते हैं? ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। 75 वर्ष हो गए हैं हमारी आज़ादी को। और अगर हम पलट के देखा जाए 75 साल पहले, तो कई लोगों के दिल में ये शक था, ये जिसको एक डिसबिलीफ कहते हैं, जी कि ये कभी देश में डेमोक्रेसी तो आप कन्फर कर रहे हैं, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों ने भारतीय सरकार बना दी और ट्रांजिशन ऑफ पावर तो हो गया, पर सबका ये कहना था कि ये चल नहीं पाएगा क्योंकि डेमोक्रेसी इंडिया संभाल नहीं पाई। जी हमने जो भी डूम्सडेयर्स थे, जिनको इस किस्म की शंकाएं थी दिल में, वो सब दूर करती हैं। 75 साल हो गए हैं और 75 साल के पलट के अगर आप देखें तो क्या है हमारा सबसे बड़ा आज जो सक्सेस जिसको मानी जाए, और वो ये है कि आज हम सरकार पे सरकार बदल चुके हैं। जी कई प्राइम मिनिस्टर्स आए, कई प्राइम मिनिस्टर्स गए। 2014 में सबसे बड़ा चेंज आया है, एक सरकार के कल्चर में चेंज आया जी 2014 में। और ये सब चेंज बैलेट से आया है, जी मतदान से आया है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रोसेस जो है इलेक्शंस, उससे आया है। लोग कहते हैं कि इंडिया में इलेक्शंस में खामियां हैं, हर इलेक्शन में खामी है। अभी आपने देखा अमेरिका में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, जी किस किस्म के दृश्य देखने को मिले थे। पर सब अगर पीछे हट के देखा जाए, 2 कदम पीछे हट के देखा जाए, तो देखिए सरकार पे सरकार पलटती है। और आज इंडियन पॉलिटिशियंस, हमारे मित्र थे जेटली जी, वो हमेशा कहते थे कि हम लोग रिवॉल्विंग डोर्स में रहते हैं, आज अंदर कल बाहर। जी ये बहुत बड़ी एक सक्सेस है, जी बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन डेमोक्रेसी। जी साल्वे साहब। दूसरा, हमारी जुडिशरी। आज हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, पावरफुल है। ये नहीं कि हमारे जुडिशल सिस्टम में खामियां नहीं है, बहुत खामियां हैं। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में बहुत खामियां हैं जी और सुधार के लिए बहुत बहुत रास्ते भी हैं और बहुत बहुत जरूरत भी है। जी पर अगर एक कदम पीछे हट के फिर देखा जाए, तो एक इंडिपेंडेंट पावरफुल जुडिशरी 75 साल बाद हमने बना के रखी है, हासिल की है। और हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो मानव अधिकार, जी ह्यूमन राइट्स के प्रोविजन है, जो उसके प्रावधान है, जी उसको जिस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया है, एक्सपैंड किया है, जी वो बहुत काबिल तारीफ है। जी यहाँ साल्वे मैं साहब। रहता हूँ लंदन में, यहाँ ह्यूमन राइट्स एक्ट यूके में जब डिस्कशन होता है, तो सब इंडिया की बड़ी इज्जत से बात करते हैं, इंडियन जुडिशरी की बड़ी इज्जत से बात करते हैं ह्यूमन राइट्स फील्ड में। जी ये दूसरी बहुत बड़ी सक्सेस। और तीसरी हमारी बहुत बड़ी सक्सेस रही है, ये जो थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, वो है हमारी फ्री प्रेस। जी
हमारी प्रेस में अगर कोई खामी है तो वो जरूरत से ज्यादा ही कुछ फ्री है। पर अगर आप मुझे चॉइस दें कि एक जरूरत से ज्यादा फ्री प्रेस हो, कई बार इररिस्पॉन्सिबल भी हो, जी। या एक कंट्रोल प्रेस हो, तो अ, सवाल ही नहीं उठता। सालवे साहब, मैं फ्रीडम। दो तीन सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक। आपने चेंज की बात कही। तमाम कानून निरस्त किए गए हैं जो आजादी से पहले से चले आ रहे थे। ऐसे कानूनों को भी समाप्त किया गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कई कानून जो हैं वो जिनकी रेलेवेंसी नहीं रही, उनको समस्त करना ही सही था। कई और कानून हैं जिनको करना चाहिए, और मेरे मेरे से अगर आप पूछे तो सबसे पहले मैं रखूंगा ऑफिशियल सीक्रेट्स है। जी। ये आज एक फ्री इंडिया में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जगह ही नहीं है। अगर आप फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आजू बाजू में रखें तो उनके प्रोविजन में यानी कोई रिकंसिलिएशन ही नहीं है। तो कुछ कानून अभी भी हैं जिनको हटाना चाहिए। हमारे पिनल कोड में एक कानून है क्रिमिनल डेफेमेशन का। कौन से मॉडर्न देश में क्रिमिनल डेफेमेशन होता है? अंग्रेजों ने बनाया था वो कानून कि आप अगर अंग्रेज सरकार को गाली बको तो उसका क्रिमिनल डेफेमेशन होता था। वो आज जरूरी है हमको? तो इस किस्म के कई कानून हैं जो आज, जिसको हम कहते हैं एनाक्रोनिज्म है, आज उनकी जरूरत ही नहीं। कई हमने हटाए हैं, कई और हटाने हैं। और इसमें कई, जिसको कहते हैं, एक खुले दिमाग से, खुले दिल से इसका एक चर्चा होनी चाहिए और ये कानून हटाए जाने चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा इंडिया को 75th एनिवर्सरी पे। जी। अगर क्रिमिनल डेफेमेशन हट जाए, अगर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हट जाए, इस किस्म के जो रिप्रेसिव कानून है, जो लोग, सेडिशन का कानून है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आज कौन क्या सेडिशन होता है? तो ये सब कानून अगर हट जाए तो बहुत, यानी जिसको कहते हैं, बहुत स्टेप फॉरवर्ड होगा, और ये एक सही ट्रिब्यूट होगी इंडिया के जी। 75th जी, सालवे एनिवर्सरी। साहब, आपने फ्री मीडिया की बात की कि मीडिया को जरूरत से ज्यादा शायद आजादी हमारे देश में हो। लेकिन एक बहस अक्सर चर्चा में होती है अभिव्यक्ति की आजादी की। इसकी कितनी सीमा है या कोई सीमा नहीं है? इसकी सीमा है, पर इसमें असल मुद्दा यह है कि वो सीमा कौन तय करे। वो सीमा तय होगी पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं, वो सीमा तय होनी चाहिए सिस्टम के अंदर से। वो सीमा तय होनी चाहिए सेल्फ रेगुलेशन से। मीडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां मैंने तो हमेशा ये व्यू रखा है, सरकार को भी कई बार मैंने कहा कि आपको एक कानून बनाना चाहिए जिसमें एक पावरफुल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बने, और वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मार्गदर्शन करे मीडिया का। इसमें क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम जो ऑपोजिशन में होता है, उनको हमेशा ये इंटरेस्ट होता है कि मीडिया लिबरल हो, मीडिया सरकार के खिलाफ रखा। सरकार जो भी होता है, जो भी चला रहा हो सरकार, उस वक्त मीडिया उठपटांग चीजें लिखती है, आप काम में बाधाएं आती हैं। तो एक ये हमेशा टेंशन रहता है, और ये टेंशन बहुत जरूरी है। जी। जिसको कहते हैं, ये थोड़ा फ्रिक्शन अगर हो तो इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है। जी। अ, पर ये कुछ एरियाज हैं जिसमें जो जिसकी जो बाउंड्रीज है, इसकी जो सीमाएं हैं, वो सेल्फ रेगुलेशन से आनी चाहिए। और मैंने हमेशा माना है कि इसमें एक जो कानून बनना चाहिए, वो कानून एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के लिए, जी। और वो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी जी, वो फिर बिल्कुल। बिल्कुल। मीडिया की सीमाएं तय करेगी, और इस किस्म के जो हम विवाद देखते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में रिजॉल्व। जी। एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा और रहा है कि हम अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कर्तव्य जो हैं वो पीछे छूट जा रहे हैं। अधिकार और कर्तव्य के इस पहलू को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि संविधान में अगर अधिकारों की बात है तो कर्तव्य की बात भी है। देखिए, जहां तक अधिकारों का सवाल है, अधिकार जो संविधान में लिखे जाते हैं वो सरकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, वो सरकार के ऊपर बाउंड्रीज है। तो एक इंसान, एक सिटीजन की, आप प्रिवेसी में, एक सिटीजन की जिंदगी में आप गवर्नमेंट और स्टेट और सिस्टम क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, ये अधिकार तय करते हैं।
जहां तक ड्यूटीज आती, जो एक सिटीजन की ड्यूटी होती है, वो मेरा हमेशा ये अंडरस्टैंडिंग रहा है कि वो अगर संविधान में है तो वो सिर्फ गाइडेंस के लिए है। जब कोर्ट्स फैसला करते हैं कि एक अधिकार की क्या सीमा होनी चाहिए, एक अधिकार का क्या दायरा होना चाहिए, जी तो उसमें बैलेंस होता है ड्यूटी और राइट। पर मैं नहीं मानता कि कोई संविधान इनफोर्सिबल राइट्स क्रिएट कर सकता है। एक देश के लिए काम करना, ये जब तक इंसान के दिल से भावना नहीं है तो कोई कानून आपको ड्यूटी बंद नहीं बना सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। हरीश साल्वे साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। हरीश साल्वे जी ने बहुत सही बातें कही कि भारत का जो लोकतंत्र है वो समय के साथ मजबूत हुआ है। भारत की न्यायपालिका ने निष्पक्षता के साथ दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। भारत का जो मीडिया है वो स्वतंत्र है, लेकिन कई इसके और भी पहलू हैं, क्योंकि हम अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं और 73वां गणतंत्र दिवस देश में मनाया जा रहा है। मेरे साथ दो खास मेहमान और जुड़े हुए हैं। निदेशक हैं नेहरू सेंटर लंदन के अमीश त्रिपाठी जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीश जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मेरे साथ सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब भी जुड़े हुए हैं, जो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। हसनैन साहब, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। अमीश त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज जब भारत अमृत महोत्सव मना रहा है अपनी आज़ादी का, जो साल भर चलेंगे कार्यक्रम जिसके तहत, और 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लोकतंत्र की दृष्टि से दुनिया में आप भारत को कैसे देखते हैं? क्योंकि तमाम देश हैं जो भारत के आसपास आज़ाद हुए थे, लेकिन वहां या तो लोकतंत्र चला गया या किसी और राह पे चले गए, लेकिन भारत का लोकतंत्र परिपक्व होकर आगे बढ़ रहा है। देखिए, हमारे भारत देश का जो गणतंत्र है, ये सिर्फ विश्व भर में सबसे विशाल नहीं है, इतिहास में इससे विशाल कोई गणतंत्र कभी नहीं बना है। और जब भारत आजाद हुआ था, जब रिपब्लिक डे, पहला रिपब्लिक डे था, जब हमारा जो संविधान लागू किया गया था, तो कई जो पश्चिमी विशेषज्ञ थे, सब कह रहे थे कि भाई भारत देश चलेगा नहीं, बिखर जाएगा, और अगर चलेगा भी तो ये गणतंत्र या डेमोक्रेसी तो कभी नहीं चलेगा। सब बुद्धिजीवी, पश्चिमी बुद्धिजीवी सब यही कह रहे थे। मैं अभी भी एक पश्चिमी देश में हूँ, लंदन में हूँ जी, और उन सबको हम सबसे करारा जवाब बातचीत से नहीं होता है, सबसे करारा जवाब अपने कर्म से होता है जी। और हमारा जो भारत देश है, पिछले 70-75 सालों में हमने दिखाया है कि एक गरीब विशाल देश भी गणतंत्र चला सकता है, विकास ला सकता है। हम सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं। ये आपने सही कहा, हमारे रीजन में, हमारे इर्द गिर्द जो भी देश हैं, अगर उनकी शुरुआत भी हुई गणतंत्रता की तरफ, तो कई हद तक वो बिखर गए। कई बार उनकी जो सेनाएं थी, उनने कू कर दिया देश में। हमारे साथ इतने रिस्पेक्टेड लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन साहब है, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ जी। हमारी जो आर्मी है, सेना है, उस पर गर्व है पूरे देश को, लेकिन सेना ने देश के लिए जान दिया है, देश के लिए लड़े हैं हमारी सेना, लेकिन कभी उनने ये कार्य नहीं किया है जो हमारे जो पड़ोसी देश है उनने आपने जो देखा है। तो कई हद तक ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है हमारे देश में। तो इस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। अता हसनैन साहब, हम गणतंत्र की बात कर रहे हैं और अमृत महोत्सव का मौका है, तो एक मुद्दा जरूर उठता है यहाँ पर कि 370 का, क्योंकि एक बड़ा बदलाव, हालांकि भारत ने अपने तमाम पुराने कानूनों को जो निरस्त किया है, लेकिन 370 का हटना जम्मू कश्मीर से, ये अपने में एक बड़ा, अगर मैं कहूं कि 75 सालों की जो आज़ादी के बाद का समय रहा है, एक बड़ा फैसला है। आप कैसे देखते हैं, इसके क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक 370 का सवाल है, ये तो साबित करता है 2019 5 अगस्त का ये फैसला जब हुआ था कि उससे पहले अगर आप देखें तो 1994 में भी पूरी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ कंसेंसस के साथ आई थी, पूरे संसद के अंदर आई थी
और 22 फरवरी को उन्होंने पास किया था रेजोल्यूशन कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है जी। और हम जो है प्रयास करेंगे कि उसके जितने इलाके जो हमारे कंट्रोल में नहीं है इस वक्त उनको हम वापस लाएंगे। मैं समझता था वो बहुत अच्छा मौका था जब हमने 370 को हटा देना चाहिए था, मगर 25 साल बाद एक बहुत ऐतिहासिक डिसीजन हुआ 5 अगस्त 2019 को, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है और इसको डिबेट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, इसके ऊपर वार्तालाप करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये साबित है कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा हिस्सा है, इसलिए आर्टिकल 370 जो है वो इररेलेवेंट है, इसको हटा दिया गया। अब मैं ये जरूर यकीन से कहता हूं कि ओवरनाइट, रातों रात जो है इंटीग्रेशन इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर का जिसे हम समझते हैं कि हो जाएगा, वो नहीं होगा। कुछ वक्त लगेगा, थोड़ा इसमें प्रयास करना पड़ेगा हमको, मगर दिशा सही है, दिशा हमारी सही है और आर्टिकल 370 को हटाने का, अमेंड करने का जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। जी बिल्कुल, गणतंत्र की दृष्टि से एक अहम फैसला मैं कहूंगा इसको। लेकिन अमीश जी, अगर बात वैश्विक मंच की जाए, बात चाहे कोविड काल की हो या दूसरे पहलू हो, कूटनीति की बात हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, भारत वैश्विक मंच पर जो भी मुद्दे हैं वैश्विक कल्याण के, उसमें अब लीड कर रहा है। एक तरह से वैश्विक मंच पे भारत अपनी नीतियों को लेकर सफल हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी अपने संबोधन में इस बात को कहा है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जो पोलियो वैक्सीन जो था अमेरिका में इन्वेंट किया गया था और अगर मेरी जो डेटा है वो गलत नहीं हो तो शायद 1960 या 1970 में पूरे अमेरिका में वो पोलियो वैक्सीन लगा दी गई। हमारे देश में आते आते 40 साल लग गए पूरे देश में पोलियो वैक्सीन लगाते हुए। पोलियो वैक्सीन तो सिर्फ 2 बूंद देनी पड़ती है, कुछ इंजेक्शन तो है नहीं उसमें जी। तो सोचिए, ये थी हमारी दशा। हमारी जो स्टेट कैपेसिटी थी इतनी कमजोर थी कि हम ये एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम ठीक से कर पा नहीं रहे थे। जब पूरा वो जो दवाई जो था, जो पोलियो वैक्सीन जो था, वो पूरा सब जगह फैल गया था, मैन्युफैक्चरिंग की कोई कठिनाई नहीं थी, सब टेस्टिंग हो गया था। लेकिन आप कोविड माहौल में देखें, हमने करीब 160 करोड़ वैक्सीनेशन इंजेक्शंस कर दिए हैं। मैं अभी एक पश्चिमी देश में हूँ, मैं आपको बता दूं, अमेरिका के भी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसके मुताबिक, उसके मुकाबले में हमने ज्यादा परसेंटेज वैक्सीनेशन हमने किया है। करीब 93-94% जो एलिजिबल पॉपुलेशन है भारत देश का, उसे एक वैक्सीनेशन लग गया है और 70% से ऊपर फुल्ली वैक्सीनेट हो गए, मतलब 2 इंजेक्शन लग गए उन्हें। और अमेरिका के आगे हम लोग निकल गए, सोचिए। तो ये सोच भी नहीं सकते थे हम लोग शायद 10 साल पहले, जिस रफ्तार से हमने जब महामारी, कोविड महामारी पहली बार फैली थी, जब वुहान चाइना से निकली थी जी, तो हमारे पास पीपी मैन्युफैक्चरिंग किट नहीं थे, ये इंजेक्टेबल्स नहीं थे, मास्क नहीं थे, सब आयात करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। कुछ महीनों में ही, और अभी तो सिर्फ 2 साल हुए, कुछ महीनों में ही हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज खड़ी कर दी और अभी तो हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं मास्क, पीपी किट्स वगैरह। तो ये हमारे देश की काबिलियत दिखा रही है। तो ये सिर्फ हो गई कोविड महामारी की, लेकिन जो बाकी जो भी आप आज के माहौल में जो बड़े जो इश्यूज हैं, आप एनवायरनमेंट की बात देख लें, तो जो पेरिस सिटी में जो कमिटमेंट्स की गई थी, सिर्फ भारत एक देश है, G20 का भी हाल में ही एक कॉन्फ्रेंस हुआ था यहीं इंग्लैंड में जी, और भारत ही एक देश है G20 ने जितने अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स ऑनर किए। सिर्फ भारत देश, बड़े बड़े अमीर देशों ने भी नहीं किया है। तो कई हद तक हम दिखा रहे हैं कि हम में क्षमता क्या है और हमारा जो लोहा है, हर जो देश है, विदेश है, वो सब मान रहे हैं, देख रहे हैं। जी बिल्कुल। सैयद अता हसनैन साहब, एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है रक्षा क्षेत्र में कि आत्मनिर्भर भारत का जो रक्षा सामग्री है उसके निर्माण के दिशा में भारत ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं। इसे आप कैसे देखते हैं, इस बदलाव को? देखिए, 2013-14 में तकरीबन अगर आप निगाह डालें तो भारत का जो असेसमेंट था वो था कि हमें तकरीबन
$150 बिलियन वर्थ ऑफ इक्विपमेंट चाहिए था अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए अपने आर्म्ड फोर्सेस को। ये ऑप्शन आपके सामने था, अगर आप पूरा $150 बिलियन जो है उसके इंपोर्ट्स कर दें या उसका फायदा उठाएं कि आप अपने ही देश में अपनी लोकल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डेवलप करें, आत्मनिर्भर हो जाएं और नेटवर्किंग करें, इससे एफडीआई को बढ़ाएं जो आज 74% पे पहुंच गया है। इन सब साधनों से आप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर और एक्विजिशंस अपनी लोकली करिए, इससे क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा मिलेगा, जॉब्स भी क्रिएट होंगे, अपनी इकोनॉमी के अंदर पैसा भी आएगा, उससे आपके इकोनॉमी की बढ़ोतरी भी होगी। ये सब ये निर्णय जो लिए हैं, ये निर्णयों की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं आज। और मैं समझता हूं कि सबसे जबरदस्त निर्णय जो लिया था, डिसीजन जो लिया था, वो था कि कुछ सिलेक्टेड आइटम्स, हाई टिकट आइटम्स डिफेंस के, उनके ऊपर बैन लगा दिया कि इनको इंपोर्ट हम करेंगे ही नहीं। मतलब ये होगा कि ये आइटम्स जो हैं किसी भी तरीके से हम आत्मनिर्भरता के रूप से हम इसको लोकल ही डेवलप करेंगे। इसकी वजह से आप देखिए, अब आप आर्टिलरी गन्स, आपकी किस हद तक आर्टिलरी गन्स अब लोकली बन रही हैं। नहीं तो 1987 के बाद हमारे पास आर्टिलरी की कोई गन ही नहीं आई थी, नई गन। अब आप देख रहे हैं आर्टिलरी की गन्स आ रही हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपका सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो सी ट्रायल्स के ऊपर निकल गया है। अगले साल तक या इस साल के आखिर तक एयरक्राफ्ट कैरियर, सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर का डिसीजन भी ले लिया जाएगा। इसी तरह से तेजस एयरक्राफ्ट जो है लोकल HAL के अंदर बना हुआ, सिंगल इंजन का है, मगर वो इंडियन एयरफोर्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये निर्णय बहुत अहम निर्णय है। ये आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत निर्णय, आपके ओवरऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, ये आत्मनिर्भरता जो है, ये कॉन्फिडेंस एक देश की बढ़ाती है। अगर हम नहीं तो इस तरह से हम अगले 20, 25, 50 साल तक भी इस तरह से इंपोर्ट्स को करते रहे जैसे बाकी देश कर रहे हैं, बहुत से देश इस तरह से कर रहे हैं, मगर कुछ साल आपको मुश्किलात होंगे, कुछ साल आपका मॉडर्नाइजेशन रुकेगा, मगर उसके बाद जिस तरह से एक्सपोनेंशियली जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो देखने को आएगा। जी बिल्कुल। अमित जी, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारी जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक शक्ति है उसको आज दुनिया मान रही है, उसकी तरफ दुनिया आकर्षित हो रही है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप योग की बात करें, फैल गया था काफी पश्चिमी देशों में जी। लेकिन ये थोड़ी विचित्र दशा थी कि कई लोग योगा को तो मान रहे थे, लेकिन ये भूल रहे थे कि योगा भारत देश से आया है। कुछ लोग तो पश्चिमी देशों में ये भी मान रहे थे कि योगा कोई स्वीडिश स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है। बहुत ही विचित्र है जी। तो ये आज हमारी जो आज की सरकार है, इसने बड़ा अच्छा काम किया कि UN में उनने योगा डे जो डिक्लेयर किया, और ये सब 170 से ज्यादा देशों ने उसको सहमति दी। तो योगा डे जो 7 साल पहले जो शुरू हुआ, उसके कारण अभी पूरे दुनिया भर में कुछ कंफ्यूजन नहीं है कि योगा भारत देश से आया है। अभी आप कोई भी देश का हो, आप इसे बेहिचक आप इस्तेमाल करिए, इसका योगा का आनंद लीजिए, योगा का लाभ लीजिए। लेकिन ये तो दशा नहीं आएगी कि कुछ लोग सोचेंगे स्वीडन से आया है। और सिर्फ ये नहीं, हमारे जो गुरु हैं वो कई देशों में बहुत पॉपुलर हो गए हैं। बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर हो गया है, और हमें इस पे और काम करने की जरूरत है। अच्छी बात भी हो रही है कि हमारे जो प्राचीन जो मंदिर हैं उनका फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ जी धाम जो बना है, केदारनाथ जी जो का जो फिर से पूरा जो एक्सपेंशन और रीडेवलपमेंट हो रहा है। बुद्धिस्ट जो बोध गया है, बुद्धिस्ट सर्किट ये बनाया जा रहा है। गोल्डन टेम्पल जो हरमंदिर साहब, वहाँ पे भी बहुत एक अच्छा रीडेवलपमेंट हुआ है। कई लोग नहीं जानते हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी सबसे मतलब क्रिश्चियनिटी यूरोप जाने के पहले हमारे भारत देश में आई थी। इस्लाम का सबसे ओल्डेस्ट मॉस्क हमारे भारत देश में है, केरला में है। तो इन सब की बात करने की जरूरत है। इन सब ये जो
जो इलाके हैं इन्हें रीडेवलपमेंट करने की जरूरत है, ताकि श्रद्धालु आसानी से आ पाए और पूरे विश्व भर के लोग भारत देश में आए और आध्यात्म से जुड़े और अपने इस जीवन को सुधारें। जी बिल्कुल। सैयद अतना हसनैन साहब, अगर मैं जानना आपसे चाहूं कि जन भागीदारी का एक मुद्दा ऐसा रहा है कि लोकतंत्र में उसका अहम स्थान रहा है कि लोकतंत्र और जन भागीदारी, जो सरकार फैसले लेती है उसमें जन भागीदारी कितनी है। अगर हम कोविड काल की बात करें, टीकाकरण की बात करें, तो एक जन भागीदारी हमें देखने को मिलती है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में आज हूं, उसका एक सदस्य हूं। तो हमारे यहाँ ही खास सबसे बड़ा उदाहरण तो यही हो जाता है कम्युनिटी रेजिलियंस, कम्युनिटी का अवेयरनेस, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट। अगर आप देखें तो आपदा के अंदर कितनी हद तक है। अभी आप परसों ही माननीय प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट के ऊपर 125वीं जो वर्षगांठ थी नेताजी की सालगिरह की, और उस दिन उन्होंने 7 अवार्ड भी दिए हैं, आपदा अवार्ड्स दिए हैं। और खास तौर पे ये अवार्ड जो हैं दिए गए हैं लोगों को जो कम्युनिटी के तौर से जो है वो डेवलपमेंट उन्होंने किया है। तो मैं समझता हूं कि भारत के अंदर जो हमारा जनतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम्युनिटी के साथ बहुत हद तक है। और उसकी वजह से रेजिलियंस जो है हमारे देश का, उसकी वजह से जो हमारी ओवरऑल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है बहुत ऊंचा है। जी अभी जी, अगर जन भागीदारी की हम बात कर रहे हैं तो इसका प्रभाव अब दूसरे देशों में बहुत अधिक देखने को मिलता है। आज गर्व के साथ भारत का तिरंगा लेके लोग दिखते हैं, सड़कों पर दिखते हैं। जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। ये जो हमारी विदेश नीति में जन भागीदारी की मुखरता देखने को मिली है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, आप एकदम सही बात कह रहे हैं। ये हमारे जो एनआरआईज हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं, इनकी जो छवि है, इनकी जो इमेज है, ये भारत देश के लिए भी फायदेमंद है। क्योंकि आप देखेंगे पूरे दुनिया भर में जहां भी भारतवासी हैं कानून के दायरे में रहते हैं। कुछ ज्यादा उनमें से कोई भी क्रिमिनल इतना तो कुछ नहीं दिखता है, मारपीट नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं, अच्छे टैक्सेस भरते हैं। मैं यूके में हूँ, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यूके और दोनों यूएस में भी सबसे अमीर माइनॉरिटी ग्रुप्स में से है इंडियंस। जो नेटिव ब्रिटिश, जो गोरे हैं, नेटिव ब्रिटिश, नेटिव जो वाइट अमेरिकन हैं, उनसे भी ज्यादा अमीर हैं। और यहाँ पे आप जो प्रवासी भारतीय हैं, इनके ऊपर अगर आप जो डिस्कशंस देखें, जो पब्लिक डिबेट देखें, तो कई लोग उन्हें मॉडल माइनॉरिटी कहते हैं। मतलब ऐसी माइनॉरिटी जो अच्छा काम करती है, जो जिस देश में रह रही है, चाहे हो, यूएस हो, जो भी हो, उस देश का फायदा कर रही है, कुछ क्राइम्स नहीं करती है, कुछ मारपीट नहीं करती है। हमारे जो पड़ोसी देश है, उनके जो प्रवासी हैं, उनकी छवि बहुत ही खराब है। सिर्फ आप यूके की बात छोड़ लीजिए, यूएई में भी मतलब उन्हें तो मतलब अभी आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि हर जगह मारपीट करते हैं, बेनिफिट्स पे जीते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते हैं। तो इस सब का जो प्रभाव पड़ा है प्रवासी भारतीयों के छवि पर और हमारे भारत देश के छवि पर भी, ये बहुत ही जाहिर सी बात है, बहुत ही पॉजिटिव पड़ा है। और ये जो सरकार ये अच्छा कार्य कर रही है कि इनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है। नहीं तो कई हद तक प्रवासी भारतीयों को उनके फैसिलिटीज को इतना ध्यान नहीं दिया जाता। अमीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जन भागीदारी से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, गणतंत्र मजबूत होता है। अमीर जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।